बच्चों, मैं डॉक्टर कमलेश रितवानी SRKP गवर्नमेंट PG कॉलेज किशनगढ़ से हूँ। आज मैं बच्चों आपके लिए बीकॉम पार्ट 3 का इनकम टैक्स का पेपर स्टार्ट कर रही हूँ। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, जिसमें कि आप ये जान पाएंगे कि हमारे इनकम टैक्स का जो आपका पेपर है बड़ा टफ सा फील होता है आप लोगों को, तो उसको हम कैसे ईजी करके पढ़ सकते हैं और आयकर क्या है, कैसे होता है, क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ आप पढ़ रहे हैं। आपने फर्स्ट ईयर में जो है पेपर्स पढ़े थे, कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स हमारे ABST सब्जेक्ट के, और उसके बाद में अपने सेकंड ईयर में जो है आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ा। तो थर्ड ईयर में जो ये पेपर है आपका, ये इनकम टैक्स का पेपर है, लॉ का पेपर है, और इसकी मैं आपको जानकारी यहाँ पर देना चाह रही हूँ कि किस प्रकार से जो है इसमें कैसे ये स्टार्ट हुआ था, क्या है, क्योंकि अगर बेस आपको अच्छा से क्लियर होगा तो आप इसको आगे अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों, ये इनकम टैक्स जो है, इसके नोट्स भी मैं आपको साथ में इसमें दे रही हूँ, बेसिक वाले नोट्स हैं, और अगर आप हिंदी में भी जानना चाहें और नोट्स, तो मेरे से आप इसमें लेकर के बात कर सकते हैं मुझसे। तो बच्चों, इनकम पे लगने वाला टैक्स, आय पर लगने वाला ये टैक्स होता है, और इसकी शुरुआत, जो टैक्स वर्ड की शुरुआत है, ये एक लैटिन वर्ड था टैक्सो, उससे शुरुआत हुई थी इसकी। टैक्सेस जो है, बेसिक जो है टैक्सेस जो है, ये बेसिक गवर्नमेंट जो है अपने वेलफेयर के लिए, सरकार अपनी जनता के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए जो ये एक योजना है उसकी, कि किस प्रकार से पैसा कलेक्ट किया जाए, और रिच और पुअर, हमारे जो गरीब और अमीर हैं, उनके बीच में जो खाई है उसको कैसे पाटा जाए, किस प्रकार से रिच लोगों से ज़्यादा टैक्स लिया जाता है और गरीब लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता, और मीडियम क्लास जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा कम टैक्स लिया जाता है। तो इनकी रेंजेस बनाई जाती हैं, टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो ये टैक्स जो था, सर जेम्स विल्सन थे, इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रही हूँ कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। 1860 में सबसे पहले इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। उस समय क्या हुआ था कि मिलिट्री में बहुत ज़्यादा जब लॉसेज हो गए थे, बहुत ज़्यादा पैसे की कमी हो गई थी, तो उन्होंने टैक्सेस को कलेक्ट करना शुरू किया कि सब अपनी अपनी आय में से कुछ जो है पैसा कलेक्ट करें, और वो जो है किस प्रकार से जो है देश के काम आए। आप फॉरेन से बचना चाह रहे हैं, फॉरेन की आपके ऊपर किसी प्रकार के बर्डन्स हैं, कोई पावर है, उनके सामने आप खड़े होना चाह रहे हैं, तो आपको अपने पास में अपनी फंडिंग कुछ करनी पड़ेगी, आपको वेलफेयर के लिए, जनता के वेलफेयर के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से एक योजना है कि जिसमें हम जो है किस प्रकार से मनी कलेक्ट करते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि एक 1886 में एक सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट पास किया गया, और जिसमें जो है वेरियस तरह के प्रोविजंस जो है इसमें रखे गए थे। और ये एक्ट जो है फिर इसके बाद में 1922 में जो है वेरी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशंस थी, अमेंडमेंट्स कर दिए गए थे जो कि समझ में नहीं आ रहे थे लोगों को कि ये क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो इसके बाद में 1956 में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमीशन ला करके इसको जो है प्रोविजंस ऑफ टैक्स को थोड़ा सा इजी किया, समझने की कोशिश की गई, और ये इस प्रकार से ये आपके सामने आज नए रूप में, जो एलिगेंट रूप में है, वो 1961 वाला हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, जिसमें अलग अलग टाइम पे जो संशोधन भी किए गए हैं। और ये जो है 1 अप्रैल 1962 से जो है हम इसको जो है एक्ट को फॉलो करते हैं। तो इस एक्ट के अंतर्गत 1961 में ये एक्ट बना, और 1962 में इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में इसको लाया गया, 62 से 1 अप्रैल 1962 से। और फाइनेंस एक्ट जो है बिल पास करने के लिए बाद में जो है फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट इंडिया जो है प्रेजेंट्स, वो अपना जो है एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्रति साल जो है प्रति वर्ष इस प्रकार से अपना वित्तीय वर्ष में जो डिक्लेयर करता है कि किस प्रकार से उसकी जो है इनकम रहेंगी, क्या है। और इसमें नए नए सर्कुलेशंस जो आते रहते हैं, मतलब हम इसमें हर साल कुछ चेंज पाते हैं, रेट्स में चेंज होता है, महंगाई की दर के आधार पर, और इस प्रकार से टैक्स की रेट्स में डिफरेंसेस किया जाता है। और ये सब जो है मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट को जो राइट होता है, गवर्नमेंट को राइट होता है कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री किस प्रकार से इसमें परिवर्तन प्रतिवर्ष करती है। और समय समय पर अगर फिर भी उसके बाद में जो कि बन चुका है, एक्ट बन चुका है, उसमें प्रतिवर्ष निकलने वाले फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है नोटिफिकेशन के बाद भी अगर कुछ और भी कुछ चेंजेस फील होते हैं, तो उन चेंजेस को भी इसमें जो है किया जाता है समय समय पर, नए नए सर्कुलर्स निकाल करके। तो अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि केवल लॉ की जो अथॉरिटी है, कानून के अंतर्गत ही आप किसी से टैक्स की राशि का वसूली कर सकते हैं। जो लॉ एक बार बना दिया गया है उसी में जो है टैक्स का लेविड किया जाएगा, कलेक्शन टैक्स का किया जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम इसमें बात करते हैं कि हमारे जो टैक्सेस हैं वो क्या होते हैं, कैसे कौन कौन से जो है टैक्सेस लगाए जाते हैं, किस तरह से होते हैं। तो इसमें हमने देखा कि टैक्सेस जो होते हैं वो 2 तरह के टैक्सेस हैं हमारे। ये इसमें मैंने इसमें नोट्स में दिया है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन एंड टैक्स लॉ के बाद में टाइप्स ऑफ टैक्सेस में हम देख रहे हैं कि टैक्सेस हमारे 2 तरीके के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस।
तो इसको यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते मैं आपको अच्छे से आप समझाना चाहूँगी कि डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो किस पे लगते हैं, जो कि किसी व्यक्ति की इनकम पर डायरेक्ट रूप से वह खुद ही उसकी ऑन पॉकेट से वो उसको जब पे करता है। ठीक है, अब ऑन पॉकेट से कैसे पे करता है, जैसे कि एक व्यक्ति जो है अपनी सैलरी की इनकम पर टैक्स दे रहा है, तो ये उसका कौन सा टैक्स होगा, डायरेक्ट टैक्स। वो खुद पे कर रहा है अपनी खुद की इनकम भी जिस आदमी ने अर्न की है वो उस पर टैक्स को जाकर के पे करता है गवर्नमेंट को, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। तो और फिर इनडायरेक्ट सुनिए, फिर दोनों के एग्जांपल्स देखते हैं। इनडायरेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स वो होगा जिसके अंदर टैक्स तो एक व्यक्ति पे कर रहा है लेकिन इनकम को किसी और व्यक्ति ने अर्न किया है। इनकम जिसकी है उसके द्वारा टैक्स पे नहीं किया जा करके दूसरे व्यक्ति द्वारा टैक्स पे किया जाता है, दो पर्सन इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनके एग्जांपल्स मैं आपको समझाती हूँ। डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत क्या आएगा, जैसे आपका इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है ना, तो ये जो टैक्सेस हैं ये आपके डायरेक्ट टैक्स में आ जाते हैं, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। और ये तो इनमें क्या है, इनकम टैक्स में मैंने अभी आपको जिस सैलरी का एग्जांपल दिया, इनकम जिस पर्सन ने अर्न की है वही उस पर टैक्स को पे कर रहा है। गवर्नमेंट के पास टैक्स की लायबिलिटी पे करने की उसी की जिसने इनकम अर्न की। आज मैं सैलरीड पर्सन हूँ, मुझे गवर्नमेंट ने सैलरी जो दी है उस पर जो टैक्स बनता है उसको पे करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी स्वयं की खुद की है, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। पे भी आपने किया और अर्न भी आपने किया। और अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो वो क्या है कि अर्न तो किसने किया, जो कि एक पर्सन है, जैसे कि आपने लिया किससे, जैसे एक व्यापारी है ना, व्यापारी बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन क्या करता है कि वस्तु बेच रहा है, अब वो कहता है कि वस्तु पे मेरे को तो मेरा प्रॉफिट चाहिए, लेकिन इस पर जो टैक्स बनता है वो कस्टमर से वसूल करता है। तो कस्टमर को कहता है, आपके बिल में देखा होगा आपने कि नीचे जो है आपका टैक्स जुड़ा होता है, सेल्स टैक्स। तो ये सेल्स टैक्स आपकी जो वस्तु की कीमत है उसमें जोड़ करके आपसे ले लिया जाता है, और वो कस्टमर का पैसा लेकर के, और वो क्या करता है, मीडिएटर है कौन, बिजनेसमैन, आपसे पैसा लिया गया और वो गवर्नमेंट को पे कर दिया गया। तो ये क्या हो गया, टैक्स अर्न तो किसी व्यक्ति से लेकर के किया गया, यानी मतलब बिजनेसमैन के ऑन पॉकेट पे इसका असर नहीं पड़ा। आप इस लाइन को बहुत अच्छे से समझिए कि ऑन पॉकेट पे उसके असर नहीं पड़ा बिजनेसमैन के। उसने क्या किया, कस्टमर से पैसा लिया है और कस्टमर से लेकर के हर बिल में उसको जोड़ करके उससे ले लिया और लेकर के इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके कलेक्शन करके उसको गवर्नमेंट को पे कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स में आप लेते हैं सेल्स टैक्स हो गया आपका, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया आपका, वैट जो बीच में आपने सुना था वैट आया था, तो वो है कस्टम का आपका ड्यूटी है, कोई एक्साइज की ड्यूटी आपकी, जीएसटी है। तो ये सारे जो टैक्सेस हैं, जीएसटी अभी चल रहा है गुड्स एंड सेल्स टैक्स वाला, तो ये सारे 2017 में जैसे लगाया गया है, तो ये सारे जो टैक्सेस हैं इन टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है, जो कि अल्टीमेटली पे किसको करने, कस्टमर को। लेकिन उसको दे कौन रहा है, लग ही रहा है कि भाई बिजनेसमैन पे कर रहा है, लेकिन वो बिजनेसमैन अपने ऑन पॉकेट से नहीं देता, वो क्या करता है, कस्टमर से उसको वसूल करता है। तो ये दोनों तरह के आपके सामने मैंने टैक्स समझाया आपको। इसके बाद हम चलते हैं कि अलग अलग चीज़ें कि हम इनकम में किसको शामिल किया जाए, किसको जो है इनकम माना जाए, क्योंकि अभी हम केवल ये पढ़ रहे हैं कि इनकम होती क्या है। टैक्स तो समझ लिया आपने कि टैक्स क्या होता है, अब हमें समझना है इनकम क्या है। अगर इनकम समझ में आती तो हम फिर हमें क्या करना होगा, दोनों वर्ड को जोड़ेंगे तो आपके पेपर का नाम है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, कि इनकम पर लगने वाला टैक्स। तो इनकम क्या होगी, तो इनकम के लिए हम इसमें देखते हैं कि अलग अलग कुछ पॉइंट्स में हम इसको समझेंगे। जैसे पहला पॉइंट है इसका कि कैश कहा जाए या इसको कहा जाए और काइंड्स में। तो हमारी इसकी कुछ ये बेसिक कंडीशंस होती हैं जिसके आधार पर जो हम उसको जो है इस हेड में, क्योंकि ये लॉ है, लॉ को मैंने और आपने नहीं बनाया, जो लॉ बना हुआ है उसको हमें एज इट इज़ पढ़ना है, एज इट इज़ समझना है। तो उसकी पहली शर्त हमारी ये है कि कैश और काइंड। अगर आप इसमें किसी भी तरह की इनकम को लेने वाले हैं किसी की, तो ये नहीं कहते कि भाई इसको तो जो है इमोशनल इनकम कह दें उसकी, आप यहाँ उसे कह दें कि नॉन मॉनेटरी कोई इनकम उसे हो गई है। तो नॉन मॉनेटरी इनकम का हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स में कोई रोल नहीं है, हम तो केवल जो है उसकी इनकम मॉनेटरी इनकम होनी चाहिए, कैश में होनी चाहिए, तो उस इनकम को जो है यहाँ पर हम उसकी इनकम मान लिया जाता है। और काइंड्स के रूप में ऐसा है जैसे कि आप अभी सैलरी हेड पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि किसी व्यक्ति को जैसे मान लीजिए कि कार की फैसिलिटी मिली हुई, तो कार उसकी इनकम हम मान लेते हैं, क्योंकि अगर आप वो इनकम, आपको कार की सुविधा नहीं मिलती तो आप उस कार की खर्चा आप खुद के अपनी ऑन पॉकेट से करते, तो अभी आपका अगर आपका खर्चा बच रहा है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनकम, उसको भी हम इनकम मान लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं लीगल और इलीगल इनकम की तरफ। तो लीगल और इलीगल इनकम के संबंध में जो है सुप्रीम कोर्ट का एक जैसे इसमें केस मैंने आपको बताया है CIT वर्सेस प्रीत सिंह का दिया है कि बिजनेस में स्मगलिंग का लॉस अगर होता है तो उसको क्या किया जाए, कैसे शामिल किया जाए, नहीं किया जाए।
देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं सिंपल आपसे ऐसे ही पूछूंगी बस बताओ लीगल इनकम पे टैक्स लगे क्या, तो आप कहेंगे यस। और मैं कहूँ इलीगल पे टैक्स लगे, तो ज़्यादातर बच्चे मुझे यही जवाब देते हैं कि नहीं, इलीगल इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति ने लीगल तरीके से इनकम कमाई है ना, और एक व्यक्ति ने इलीगल तरीके से स्मगलिंग करी, उसने जुआ खेला या उसने कोई सट्टा किया मार्केट में, तो उसको जो है उससे इनकम हुई है। तो हम ये कहते हैं कि टैक्स के लिए, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट में कोई पुलिस वाला नहीं है, वो ये कहता है कि भाई मैं, मेरी तरफ से जो लीगल आदमी कमा रहा है उससे भी टैक्स लूँगा, और इलीगल ले रहा है उससे भी टैक्स ले लूँगा। बाकी जाने, गवर्नमेंट जाने और पुलिस वाले जाने और दूसरे रोल CID वाले जाने, मेरा रोल तो इतना सा है कि भाई मुझे टैक्स दे दीजिए आप, मुझे टैक्स कलेक्शन करना है। आपने लीगल इनकम की तो भी आप टैक्स देंगे, और इलीगल की है तो भी आप टैक्स देंगे। अब दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो आके देखेगा कि आपने लीगल इनकम की तो क्यों की, और नहीं करनी थी या क्या करना था, उनके रूल्स उनके पास। क्योंकि मैंने आपसे बहुत स्पष्ट रूप से एक वर्ड कहा है कि अगर लीगल इनकम है या इलीगल है, ये हमें तो सिर्फ टू द पॉइंट लॉ की तरफ बढ़ना है। आगे लॉ में जो कहा गया वही समझना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं समझना है। लॉ में जो कहा गया वही हमारा, उसी को हम मानेंगे। चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं। टेम्पररी और परमानेंट इनकम कैसे हो सकती है? इनकम टेम्पररी भी हो सकती है या परमानेंट भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि हम ये कहेंगे कि रेगुलर इनकम जो है, देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन इन कंप्यूटिंग दैट टोटल इनकम। जैसे कोई व्यक्ति कहता है भाई मुझे तो भाई मान लीजिए बस एक ही बार ही देखिए लॉटरी का टिकट खुला है और एक ही बार इनकम हुई, तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, वो कहेंगे नहीं आप इस पर हमें टैक्स तो दीजिए ही। आप कह रहे हैं भाई मेरी तो कभी कोई इनकम हुई नहीं, तो भी वो आपसे टैक्स लेंगे। और परमानेंट इनकम अगर आपकी हो रही, रेगुलर इनकम है, तब तो आपको टैक्स देना ही देना है। मतलब आप इनकम के रूल्स में, टैक्स के रूल्स में आते हैं और आप उसके जो है लेविड हो जाते हैं, आपको टैक्स उस पर देना पड़ेगा। इसी तरह से हमने एक वर्ड देखा, रिसीप्ट बेसिस और एक्यूरल बेसिस, यानी कि आय का प्राप्ति या आय का अर्जन, किस बेस पर टैक्स लगाया जाए। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल आपको देती हूँ। मान लीजिए कभी क्या होता है कि हमारे पास में गवर्नमेंट ग्रांट्स नहीं देती है, या अप्रैल में, मार्च के बाद अप्रैल महीने में सैलरी थोड़ी सी डिले मिल रही है, क्योंकि मार्च फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। तो मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ कि एक्यूरल बेसिस पे जो आपकी इनकम होती है वो क्या होती है। तो अगर मैंने काम कर लिया, मैंने पूरा महीना, अप्रैल महीना मैंने पूरा काम किया, लेकिन अप्रैल के लास्ट में मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, अप्रैल की लास्ट डेट पे या मई के फर्स्ट वीक में मुझे तनख्वाह मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो कहते हैं भाई अभी तो आपकी इनकम, हमारे पास में ग्रांट्स नहीं आई है या हम इनको जो है नहीं दे सकते हैं, तो आपको किस प्रकार से इसका पेमेंट किया जाए। तो अब मेरे पास ये क्वेश्चन उठता है कि मान लीजिए मुझे दो तीन महीने अगर कोई इनकम नहीं मिल रही है, लेकिन मैंने काम किया है, दैट मीन्स आई हैव अर्न दैट इनकम, वो एक्यूरल बेसिस पे मेरी आय बन चुकी है। अब उस आय को जो है किस प्रकार से जो है मैं आय मानते हुए उस पर टैक्स मुझे पे करना है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि भाई एक इनकम पर एक ही बार टैक्स लिया जाएगा, ठीक है, आय पर एक ही बार टैक्स लगेगा। तो अगर आपने उसको रिसीप्ट और एक्यूरल दोनों साथ हो चुके हैं, पहले आय अर्जित होगी, आप काम करेंगे, उसके बाद में उस पर रिसीप्ट आपको मिलेगी, आय मिल चुकी है तो उस पर टैक्स देंगे। और अगर आपका फाइनेंशियल ईयर, अभी हम इससे आगे पढ़ेंगे ईयर क्या होता है, अगर आपके ईयर में अगर आपकी केवल एक्यूरल ही हुआ आय का, आपने अर्जन ही किया है का, और आपको एक्चुअल रिसिप्ट नहीं हुई है, तो भी आप उस पर टैक्स दे सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा कि आप उसको टैक्स को वहाँ दें एज एक्यूर्ड इनकम, और जब वो आपको रिसिप्ट होती है तब उस पर आप टैक्स दें। ये आपकी इच्छा पर है कि आप उस पर टैक्स कहाँ देते हैं, लेकिन उस आय पर एक बार जब आपकी या रिसिप्ट हो या एक्यूरल हो, उस पर आपका टैक्स ड्यू हो जाता है। एक्यूरल होते ही आप चाहें तो ड्यू होते ही उसको टैक्स को पे कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने इसमें अगली बात गिफ्ट की उठाई है। गिफ्ट अपना एक अलग से चैप्टर भी है, गिफ्ट आपका पूरा एक अलग से टैक्स भी है। लेकिन हम इतना समझते हैं कि भाई गिफ्ट में अगर देते हैं तो उसकी जो है, उसकी इनकम जो है उतनी 50,000 तक की जो लिमिट थी, अब हो सकता है अभी इसकी जो हम देखेंगे तो ये जो है उन पर टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह से लमसम और इंस्टॉलमेंट में जो आपकी इनकम होती है, आप इसमें कोई इसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। आपकी इनकम जो है वो दोनों तरह से हो सकती है। आपको एक लमसम में भी इनकम मिल सकती है, इकट्ठी आपको इनकम मिली हो, या इंस्टॉलमेंट में मिली हो, आपको किस्तों में कोई इनकम मिली हो, तो भी वो आपकी इनकम मानी जाएगी। इसमें इनकम टैक्स लॉ कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता। आप कहते हैं भाई मेरे को तो लमसम मिला है, इस पर सिर्फ टैक्स नहीं लगना चाहिए, या आप कहते हैं कि इस पर टैक्स लगना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपकी इनकम में इंक्लूड रहेंगी। इसके बाद में हम देखते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 224 जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेफिनेशंस क्लियर करता है कि इनकम के कुछ वर्ड्स हैं जिनकी डेफिनेशन इसमें जो कही गई वही होगी। हमें कई बार लगता है कि ये डेफिनेशंस कुछ अलग सी जा रही हैं, तो मैं अपने बच्चों के स्टूडेंट्स को हर साल यही तैयार करती हूँ कि आप इसके लिए पहले मेंटली प्रिपेयर ये हो जाइए कि ये लॉ है, लॉ ना मैंने बनाया ना आपने बनाया, जो उसमें लिखा है उसको एज इट इज़ समझना है और पढ़ना है और याद करना है।
वो हम उसके इजी रास्ते निकाल सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसमें बिल्कुल एज इट इज़ हमें समझना होगा। तो पहली डेफिनेशन इसमें आती है पर्सन की। पर्सन क्या है? इनकम टैक्स लेविड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ ए पर्सन। अब पर्सन, वैसे अगर सिंपल भाषा में हम कहें व्यक्ति क्या होता है, तो व्यक्ति सिंपल एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर्सन की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड किया गया इसको देखिए आप। इसमें